अब मैं गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब एचआर खान साहब से, ये एडवोकेट तो है ही, लेकिन इनका जो सोशल वर्क है वो मैं उसको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। इन्होंने एक लाइब्रेरी भी कायम की है, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने, जब मैंने इसे कहा कि भाई हम एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं और हो सकता है हमें लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, और शायद हम आपको, चूँकि हम एक नई स्टेज में, शुरुआती दौर में है, शायद आपकी हैसियत के मुताबिक आपको फीस पे नहीं कर पाए, तो आपने कहा कि आप बेफिक्र डॉक्टर साहब, मैं हमेशा आपके साथ कंधा कंधा लगा कर खड़ा रहूँगा, मुझे कोई फीस की जरूरत नहीं है, किसी से जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शान साहब। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी रोज़ पहले डॉक्टर शान साहब का कॉल आया था कि इस तरह से अब यूनानी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं बड़ा, और मैं भी बड़ा यूनानी को, हम लोग तो सिर्फ एक ही चीज़ से जानते हैं कि यूनानी से कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आम लोग इसी तरह से इसकी पहचान रखते हैं। और डॉक्टर शान साहब इसको लेके बड़े फिक्रमंद थे, इन्होंने बड़ा सीरियसली इस तरह से बात की जैसे मुझे लगा कि कहीं शान साहब के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कि मुझे बड़े एक सीरियस आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा बताइए, वो मिल के बात करनी है, उनका मिल करके बात कर लीजिए। अब मुझे यही पूछना पड़ा कि खैरियत तो है, तो तब जब उस टाइम डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह से हम यूनानी का एक मसला है, तो मैंने बोला कि इतना तो हम भी पढ़ते रहते हैं कभी कभी कोर्ट ऑर्डर्स में, कभी न्यूज़पेपर्स में कि यूनानी का क्या हाल है, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया तो देख करके, मतलब मैं सोच करके तो वही आया था जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि बीमार हाल होगा यहाँ का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब तंदुरुस्त हाल है, इतने फिक्रमंद लोग यहाँ पे हैं, तो इस चीज़ से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूनानी कहीं गया नहीं है। और यूनानी का सुन के मुझे लगा कि अब जाके कुछ बोलना है तो कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, तो मैंने सीधा डॉक्टर अजमल खान साहब को पढ़ना स्टार्ट किया। तो आज तो वो हालात नहीं है जो उनके टाइम में आए थे। 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, आप लोगों को तो मालूम है, मैं उसमें कुछ बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त में जो कोशिश की, जो मेहनत की, और उन्होंने 1966 साल मुसलसल उस पर मेहनत करने के बाद उन्होंने वो बैन को हटवाया। तो आज तो उस तरह के मुश्किल हालात भी नहीं हैं, आज ज़राए भी हैं। अभी डॉक्टर हारिस साहब जो बता रहे थे फाइनेंशियल, सही बात है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को लेकर के हम लोग मेहनत करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, जिसमें हर कोई चाहता है कि काम तो हो लेकिन दूसरा करे, मैं साथ हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या सबको मिल करके इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में अकेला आप लोगों को कुछ सिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जिस वक्त जिस टाइम भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी लॉ फर्म है, एनी कोर्ट ऑल इंडिया, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह हर वक्त आप लोगों के साथ रहेंगे। और इसके लिए आपको जो डॉक्टर शान साहब ने पहले ही बता दिया है, हम कभी कोई चार्ज आपसे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जब भी जिस वक्त की जरूरत हो हम अवेलेबल रहेंगे। बस इतना ही, डॉक्टर्स को मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ यूनानी में यही 3 नंबर पर है और 20 रुपए की पर्ची बनती है, उसमें काम हो जाता है इंशाल्लाह। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अभी मेरी कल एक बात हो रही थी, बिहार से डॉक्टर तनवीर आलम साहब हैं, उन्होंने बताया कि बिहार में एक मसला पैदा हुआ यूनानी से मुतालिक, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील से बातचीत की, सिर्फ टेलीफोनिकली बातचीत हो रही है, उन्होंने बाद में 50,000 रुपये का बिल बनाकर भेज दिया। ये कोई मजाक नहीं है, कोई किस्सा नहीं, कहानी नहीं है, झूठ बात है, सच्ची बात है। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए से। तो ये इनकी एक बड़ी कुर्बानी है, महबूब है हमारे लिए कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि ये अपनी खिदमत बिना किसी फीस के अंजाम देंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा, अभी बड़ी शिकायतें हो रही थी, मेरी भी शिकायत थी
कि जामिया हमदर्द हिंदुस्तान क्या, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में एक ऐसा इदारा है यूनानी का, और जहाँ से एक ऐसी दवाएं पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट होती हैं कि सिर्फ नाम हमदर्द काफ़ी है। तो यूनानी का अगर कहीं तारुफ कराना हो तो हमदर्द काफ़ी है। तो ऐसे इदारे से यहाँ कई लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ, और उस वक्त हमदर्द तिब्बिया कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी शिकायत यही रहेगी कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होते हुए आज हमारे कॉलेज साथ परेशानी होती है कि कहीं किसी कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं लैब्स नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन हमदर्द एक ऐसे तरह जहाँ माशाल्लाह पैसे की बहुत अच्छी खासी भरमार है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद वहाँ माफ़ कीजिएगा हकीम पैदा नहीं होते हैं, वहाँ डॉक्टर ही पैदा होते हैं। और जबकि सबसे बड़ी दवा यूनानी की दवा साज कंपनी हमदर्द, इनको तो हकीम ही तैयार करने चाहिए थे, इससे डबल फायदा होता, आवाम को भी फायदा होता, कंपनी को फायदा होता। लेकिन ये पता नहीं क्या बदकिस्मत रही। इसी बारे में मैं जानना चाहूँगा आज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ जैदी साहब से कि वहाँ तशरीफ लाए और हमें बताया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है। Dr. Shan Mohammad Said, their colleagues, dignitaries on dais and off the dais, representative of the various forums, academicians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. शान मोहम्मद साहब ने काफ़ी जिम्मेदारियां डीन कहकर, मैं आपको बता दूं कि डीन का एक बहुत मुख्तसर पीरियड होता है 2 साल। आपने से बहुत से लोगों ने जिक्र किया कि 25 साल से 30 साल से मेहनत कर रहे हैं यूनानी को कहीं खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सके। तो मेरा पीरियड 2 साल का डीन का। शान मोहम्मद साहब ने को मैं पहले से वाक़िफ़ नहीं था, और कई बार मेरे पास व्हाट्सएप आया, बहुत से व्हाट्सएप आते थे। तो बस मैंने इसे इतना समझा कोई ऐसा इंसान है जो यूनानी के लिए फ़िक्रमंद है। तो फिर मैंने उनको रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी शान मोहम्मद साहब से। डॉक्टर एस टी हसन साहब सर्जन हैं, कुछ देर मेरी उनसे बातें हुई, लगा कि वो हैं तो सर्जन कि यूनानी से लेकिन इंतहाई लगाओ एस टी हसन साहब रखते हैं, और पार्लियामेंट में भी यूनानी के इश्यूज़ को उठाते हैं। और अभी भी मेरे साथ पे वो यूनानी की बात बाहर करते रहे खाने पर कि यूनानी में कैसे क्या सब चीज़ें। तो ऐसे मुखलिस लोग जब आपको अवेलेबल हों तो मैं समझता हूँ कि तरक्की की राहें तय करना शायद मुश्किल नहीं। जब मैं बात करता हूँ यूनानी की तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं महसूस करता हूँ मैं किसी नेस्ट की उलझे हुए उसकी बात कर रहा हूँ। एक बड़ा उलझाव है जिसका कहीं कोई सिरा हमको दिखाई नहीं देता, और उसकी वजह है आज भी आप सुबह से कुछ लोगों को सुना होगा, मैंने भी 4-6 लोगों को सुना। कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारी रहती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना जो है वो किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए अच्छा। यहाँ पर मुश्किल ये है, जो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो आप सोचते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ 100% और आप भी पूरे तौर से ठीक हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, और सबसे पहले हमें उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में अपने आप को यूनिफाइड करना। और ये चीज़ें इंडोर बैठकर करने की होती है, अंदर बैठ कर के हम अपने डिफरेंसेस को तय करें। मैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा,
डिफरेंस की, आपकी सोच की बात कर रहा हूँ, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आप यूनानी के बारे में क्या सोचते हैं, मैं यूनानी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो हम अपना सोच, अपना जो थॉट है वो एक दूसरे को बता सकें और यूनिफाइड एक किसी कंक्लूजन पे आ सकें, क्योंकि कोई कंक्लूजन हमारे पास नहीं है। तो उस वक्त जब एस.टी. हसन साहब हमको इनवाइट करते हैं कि आइए मंत्री जी से मैं आपको मिलवाता हूँ, तो मंत्री जी को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ये है कि नहीं है? यही उसको बैठकर आपस में डिस्कस नहीं किया, डिस्कस करके जाते तो हम उनको अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकते थे, कुछ चीज़ें बनवा सकते थे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी एक यूनिफाइड ओपिनियन हो, हम अपनी चीज़ों को डिस्कस करें। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं और जिसके अंदर एकेडमिशियंस हैं। देखिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स अगर किसी चीज़ को लेकर चलेंगे नहीं चला सकते, सिर्फ एकेडमिशियंस लेकर चलेंगे नहीं चला सकते, अगर दोनों मिलकर चलेंगे तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ बैठकर मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ क्या बात करूँ, तो आप लोगों से जो चीज़ें मैंने सुनी, मैं सोचा कि मैं उन्हीं कुछ चीज़ों पे आपसे गुफ्तगू यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले बात इन्वेंशन और मशीन्स की हो रही थी कि मशीन का इन्वेंशन करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ किसी मशीन के इन्वेंशन की कोई ज़रूरत आपको नहीं, ये मेरी सोच है। मशीन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उनको। आपसे किसने कहा वो मशीन आपकी नहीं है? वो तो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आप बताइए कौन सी मशीन की आप बात करते हैं जो आपकी मशीन नहीं है? वजह यह है कि हमने नहीं सोचा कि इस मशीन पर जाकर मैं ट्रेनिंग लूँ, इस एंडोस्कोप पे जाकर मैं ट्रेनिंग ले लूँ, इस अल्ट्रासाउंड की मशीन पर मैं जाकर ट्रेनिंग लूँ, इस ईसीजी की मशीन पर मैं ट्रेनिंग लूँ, मैं सीटी की ट्रेनिंग लूँ, मैं दूसरी ट्रेनिंग लूँ, मैं लेप्रोस्कोप की ट्रेनिंग लूँ। सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट है जो सबके लिए खुला है। एंड व्हेन यू टेक ए ट्रेनिंग यू हैव बिकम ए एक्सपर्ट पर्सन, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। नहीं है सर, रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपने बात की नफ्स की, मिजाज की, बिल्कुल जो हमारी बुनियादें हैं यूनानी की, उनको कायम रखना है, लेकिन उनके अंदर कहीं उसको साइंटिफिक लुक उसको देना पड़ेगा। अब उस लुक देने के लिए आप उस कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं नब्ज और मिजाज बताने के लिए, तो मैं आपको कहूँगा जिस तरह से आप ईसीजी करते हैं तो वो लाइन आप देख कर कह देते हैं कि साहब ये वर्टिकल का डायलेटेशन है और ये जो है हार्ट रेट इतना हो गया और एट्रियम हाइपरट्रोफाइड हो गया, उसी को देख करके। तो सेम थिंग यू विल गेट थ्रू दैट नर्व्स ऑन योर कंप्यूटर। तो हमें उसके ऊपर अपना ब्रेन को लगाने की जरूरत है, हम उसको कहीं लिंक नहीं कर पा रहे। चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उस साइंस को उससे लिंक हम नहीं कर पा रहे। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी यूनिफाइड नहीं है। अब अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, तो बात ये हो रही थी कि आयुर्वेदा में सर्जरी को गजट नोटिफिकेशन हुआ लेकिन यूनानी का नहीं हुआ। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर आप क्लिनिशियंस हैं कि कितने लोग समझते हैं कि यूनानी में सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप में से 70-80% लोग खामोश हो जाएंगे, तो उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर सेल्फ कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है यूनानी के अंदर। और जब मैं बात करता हूँ सर्जरी की, तो इमीडिएटली जो मेरा सामने वाला रिस्पोंडेंट है वो समझता है कि ये सर्जन बनाने की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम बिल्कुल आपसे बात नहीं करते कि आप सर्जन बनिए, कभी आपको सर्जन नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल नहीं बनाना चाहते आपको सर्जन, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिना सर्जरी को पढ़े, बिना सर्जरी को अच्छे से समझे आप कभी डॉक्टर बन नहीं सकते, कभी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप इस बात को समझ लीजिए। सो दैट इस बात से जो हम सेटिस्फाई नहीं थे कि बिना सर्जरी को अच्छे से पढ़े और समझे हम डॉक्टर नहीं बन सकते, तो हम गवर्नमेंट को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो दैट रिजल्ट आपके सामने है कि यूनानी का गजट नोटिफिकेशन सर्जरी का नहीं हुआ। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द गवर्नमेंट कि सर्जरी की भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यूनानी के अंदर। मैं शहाब साहब मौजूद हैं यहाँ पर, मैं अलीगढ़ लेक्चर में गया था, बहुत सारे ये बहुत कर चाहिए इस तरह के काम करते हैं, लोगों को लेकर के आते हैं बस की बस भर करके।
प्रैक्टिशनर्स थे, तो वहाँ पर इसी तरह का एक सेवी में मैं उनसे बात कर रहा था उन लोगों से। हमने कुछ उनको स्लाइड दिखाया, बताया बताइए पेन एब्डोमेन आप कितने डायग्नोसिस जानते हैं, तो किसी ने 2 किसी ने 3 इस तरह से 8-10 डायग्नोसिस की बात की। तो हमने उनको दिखाया, देखिए 25 की स्लाइड तो आपके सामने है और बाकी स्लाइड आगे आने वाली है, तो इसका मतलब ये 20 डायग्नोसिस आप नहीं जानते, सो दैट यू कांट बी ए डॉक्टर। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी वॉट एवर इट इज, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कई बार लोगों को, एक पेशेंट फीवर, लॉस ऑफ वेट, ये तमाम चीज़ें लेकर आया और आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो डायग्नोसिस करने की आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि नहीं कराना? मैं कहता हूँ आपने इन्वेस्टिगेशंस कराया, उसका एक्सरे कराया, आपने सीटी कराया और पेशेंट को निकल आया कि इसको प्लूरल फ्यूजन है, आप उसकी टैपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लूरल फ्यूजन को उसका थेरेपेटिक कर लीजिए या उसका कर चाहिए डायग्नोस्टिक कर लीजिए, करेंगे? लैब में भेजेंगे नहीं भेजेंगे सैंपल को? अब लैब से रिपोर्ट आ गई कि ये ट्यूबरकुलर है, अब यहाँ आकर के आपका काम खत्म हो गया, आप एलोपैथी वालों को भेज दीजिए क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट आप नहीं करते। लेकिन यहाँ तक जो काम करेंगे वो आप अपने उस स्टूडेंट को सिखा रहे हैं जो आपसे अभी तक सीख नहीं रहा था और जाके एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा था। आपने अगर पेशेंट को डायग्नोस कर दिया है, इसी तरह से अगर आपके करने का नहीं है तो आप समझिए आपने पेशेंट का 80% काम कर दिया है, आपने डायग्नोस करके उसको भेज दिया है। लेकिन सारी प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं होंगी जो इसका इलाज अपना कर सकते, कुछ होंगे, लेकिन वो कहेगा ये डॉक्टर साहब ने मुझे बताया सही रास्ता। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को कहीं फर्स्ट और कहीं सेकंड मत कहिए, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहिए, सेकंड ही मत लाइए। बात करते हैं आप, अभी मैं आपको ये आपकी लाइफ में गुजरा है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है तो आप खुद ही बना कर देते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा, ये जो साहब MBBS बनाएगा, मुझे बताइए क्या लिखा होता है उसके ऊपर, डॉक्टर नॉट लेस देन MBBS, तो आपने खुद ही तय कर लिया कि मैं लेस देन MBBS हूँ, इसलिए आप नहीं बना रहे। तो ये आप साइकोलॉजिकली खुद अपने आप को इंफीरियर करते जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से निकल के हमको डिबेट करके बात करके इस सब चीज़ों से हमको ऊपर आना होगा। आज जो स्टूडेंट आता है आपके पास में, प्राइवेट कॉलेज में है कहीं भी है, आप सोचिए कि वो जैसे अभी कहा गया था कि अभी किसी से आपने कहा जिसका एडमिशन MBBS में नहीं होता वो आपके BOMS में आता है। MBBS में एडमिशन कितने परसेंटेज पे होता है? 600 और अबव, 600 एंड अबव, और जिसका उससे 0.4 मार्क्स कम रह गया उसका एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पर और पैसे भी उसके पास उतने नहीं है तो BMS में आएगा। तो उसकी ब्रेन मेकिंग में, उसकी क्वालिटी में तो कोई फर्क है नहीं। MBBS जैसे ही है ना, वो जो MBBS में गया था उसी जैसा स्टूडेंट है, वो आपके पास से BMS आया, अब आप उसको कैसा तराश रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है ना। एक ऐसे स्टूडेंट को जो 600 550 मार्क ले, हम दरअसल 550 से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, लखनऊ को मुझे मालूम है कि वहाँ 600 मार्क्स लेके स्टूडेंट्स आते हैं। अब अगर आप तलाश के उसको ऐसा कर दें तो ये डिसाइड ना कर सके तो फिर ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम जो है एक ये फोरम जो तैयार हुई है इसमें एकेडमिशियंस को भी हम लें और बाकी तो सारे लोग हैं इसमें क्लिनिशियंस जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनको हम लें, मैन्युफैक्चरर्स को हम लें। पहले हम इंडोर ही डिबेट करें, इंडोर ही चर्चा करें, तमाम चीज़ों को कोई एक ओपिनियन बनाएं। जैसे मैंने कहा कि बहुत चीज़ें मैं सच सही समझता हूँ, अभी आपने इख्तलाफ किए, बहुत मैं तो बहुत खुश हूँ आप इख्तलाफ कर रहे हैं, मुझे बताएंगे तो सही, वो इख्तलाफ को हम दूर कर लेंगे, उन डाउट्स को ख़त्म कर लेंगे और फिर जो कुछ चीज़ आएगी वो रिफाइंड आएगी तो हम उसको अच्छे से पेश कर सकें। तो ये वक्त की ज़रूरत है और ये वक्त यूनानी का वक्त है। ये दौर अगर इस वक्त आपने अगर इसको नहीं ग्रैस्प किया, इसको नहीं कैच किया तो समझिए कभी आपके हाथ आने वाला नहीं है। 100 साल से जिस यूनानी को आप लेके चल रहे थे, जब सब उसको ठुकरा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और आपको संभाल रहे थे आप उसको, और तब भी आप उसमें आए, चाहे आपने फैक्ट्री खोली है, चाहे आपने उसको एकेडमिशियन हुए हैं या आप डॉक्टर हुए हैं, और आज जब सारी दुनिया हर्बल मेडिसिन की तरफ देख रही है और आपको तलाश कर रही है और उस वक्त आप ओवरलुक कर जाएं, उस वक्त आप उनको ना मिले तो समझिए इससे बड़ी बदनसीबी हो नहीं सकती, ये बड़ी बदनसीबी होगी। तो मेरा कहना ये है कि हम इसको पहचानें,
मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जो है कौन सी प्रैक्टिस छोड़ दें, कौन सी करें, उस पर बात हम बाद में करेंगे, बात लंबी हो जाएगी, बहुत से लोग हैं, टाइम कम है और आई थिंक मुझे और ज़्यादा वक्त अब नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। हम आपसे गुजारिश करेंगे जो यहाँ जो आज आपके सामने शिकायत आई है या कोई राय आई है, उन्हें आप हमदर्द की हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कुछ लोग मिजाज से लोगों की खिदमत करने का मिजाज रखते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का पेशा, हकीम का पेशा, चिकित्सक का पेशा हमेशा से खिदमत का ही रहा है, लेकिन आज के दौर में जब पूरी दुनिया कमर्शलाइज हो गई है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कमर्शलाइज हो रहे हैं। लेकिन आज भी इस दौर में कुछ ऐसे शख्सियत, ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे हकीम हयात हैं जो आज भी सिर्फ खिदमत की नीयत से अपना पेशा अख्तियार किए हुए हैं और मरीजों की खिदमत करते हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर एस स्टेशन साहब। आज शायद मेरी आज शायद मेरी मुलाकात हुई, इससे शायद 20 या 25 साल होने जा रहे हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। इससे पहले मैं एक हर्बल कंपनी और एक एलोपैथ कंपनी चलाया करता था, तब आपसे मिलना हुआ करता था। तब मैंने देखा है इनको कि किस तरह से ये गरीब मरीजों का इलाज क्या करते थे, ऑपरेशन कितने कम पैसों में क्या करते थे और किस तरह से गरीब मरीजों की खिदमत क्या करते थे। और वही मिजाज, वही जज्बा आज भी इनका है और अल्लाह ताला ने इनको इतने उरूज पर पहुंचाया है। इसके लिए एक बार ज़रूरत तालियां। मुरादाबाद के यूनानी डॉक्टर्स हमेशा इनके टच में रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं और इनको यूनानी के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। और इन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में हमारे यूनानी की आवाज़ उठाई है, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ और चाहता हूँ सभी लोग आप तालियों से इनका जोरदार स्वागत करें। मैंने यूट्यूब पर की वीडियोस देखी है जहाँ इन्होंने बहुत दबंगई तौर से, बहुत जोरदार तरीके से हमारी यूनानी की आवाज़ को उठाया है। डॉक्टर एस स्टेशन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम ही काबिल एहतराम हजरात, डॉक्टर शान साहब और तमाम ही लोगों मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं डिस्कशन से मैं आया हूँ और मैं आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा हूँ। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, सर्जन प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप मेडिसिन का तारीख उठा के देखेंगे तो अबू अली सीना साहब आज भी फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब से 80 साल पहले, तकरीबन 1940 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का इजाद हुआ था। उससे पहले इलाज कौन किया करता था? मर्ज तो वही है और बखूबी इलाज हुआ करता था। आज भी यूनानी मेडिसिन की जिस शिद्दत से ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ, शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं मरीजों को देखता हूँ। बहुत सी जगह हम लोगों के हाथ बन जाते हैं, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज हो, बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो और ख़ास तौर से कैंसर। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में अगर मर्ज उतारे हैं तो उसकी शफा भी ज़रूर उतारी है और वो शफा ढूंढना आप लोगों का काम है। कहीं ना कहीं हर्बल मेडिसिन में कैंसर का इलाज भी आपको मिल जाएगा अगर आप उसके लिए लग जाए। आज सारी दुनिया परेशान है इस डिजीज से।
और जिसको कैंसर होता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं उसके घर का उसका क्या हाल होता है। अभी कोविड आया था, हमारे लिए बिल्कुल नया था। वायरल डिजीज का हमारे पास इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है। और कोविड के सिम्टम्स हम जानते भी नहीं थे कि एक पॉइंट वो आता था कि स्टॉर्म आता था और पूरा लंग्स जो है एम्बेडेड हो जाते थे और बहुत फास्ट डेथ हो जाती थी। रात को कुछ और सुबह में डेथ हो गई। कहीं ना कहीं इलाज यकीनी तौर पर अल्लाह ने इसका भी उतारा हो। इसकी जरूरत है आज आप लोगों की। आप अगर इसमें रिसर्च करें, मैं डीन साहब से भी कहना चाहूंगा कि वायरल डिजीज पर अगर आप रिसर्च कराएं, कैंसर के ऊपर रिसर्च कराएं, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे दे। किसी से कमतर आप नहीं हो। मैं समझता हूं कि मैं जिस उम्र का मैं इंसान हूं, मैं सीनियर सिटीजन में आ गया हूं। हमने और आप जितने लोग बैठे हैं, शायद ही कोई एक ऐसा आदमी हो जिसने बचपन में हकीमों की दवा न खाई हो। मैंने अपने पार्लियामेंट के साथियों से भी इस बात को कहा। लेकिन जो इस पर ट्रेंड चल रहा है, अब हर चीज हिंदू मुसलमान में बांटी जा रही है। मैं एमपी हूं, मैं इसको बगैर किसी तबीयत के जानता हूं और कह सकता हूं, बगैर झिझक के कह सकता हूं। मैंने आपकी बात उठाई, कोई एहसान नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप रिसर्च करते हैं, आप इंसानियत को फरोग देते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, तो यही तो जज्बा मेरा भी है। आज हिकमत इस लेवल पे क्यों आ गई? मैं, माफ करना मेरे भाइयों, मुझे इस बात का एहसास होता है कि वो हकीम जो हुआ करते थे, जो बड़े बड़े मर्जों का इलाज करते थे, रीनल फेलियर तक का इलाज किया करते थे, वो बहुत सी चीजें अपने सीनों में दफन कर ली उन्होंने। अगर उस पर लिख जाते या उस पर रिसर्चेज होती तो आज इंसानियत को एक बहुत बड़ी उसकी खिदमत उसकी हो जाती। पार्लियामेंट के अंदर अगर मैंने आपके सवाल उठाए हैं तो मुझे ये एहसास होने लगा था कि शायद यूनानी मेडिसिन को सिर्फ मुसलमानों की ही पैथी नहीं समझी जा रही है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आयुर्वेदिक से? और अगर आप सुनेंगे तो मैंने उसमें साफ अल्फाज में कहा है अपने अध्यक्ष से कि सेम कोर्स, सेम मेडिसिन, सारी डायरेक्शन सेम, सिर्फ दवाओं के नामों में फर्क। आपकी उर्दू या फारसी में है, वो संस्कृत में है, दवाएं तो वही हैं। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने बोर्ड के लिए आवाज उठाई, यूनानी बोर्ड। उन्होंने यूनानी को अलग करके एक ऐसी पैथी से जोड़ दिया जो साउथ में बहुत मामूली पैथी है। मकसद क्या है कि आपका बजट कम हो जाए, सारा बजट जो है वो आयुर्वेदिक पे लग जाए। आप कहाँ से रिसर्च करोगे? तो एक लड़ाई ये भी लड़नी है, और जाहिर है मैं आपकी लड़ाई इंशाल्लाह जहां तक भी हो सकता है मैं लड़ता रहूंगा। इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, लेकिन मैं हकीकत से आपको आशना कराना चाहता हूँ। BOMS एक दौर वो आया था, हमारे डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब बैठे हैं, नीमा के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और इन्होंने बहुत सी बातें मुझे ऐसी बताई हैं जो मैंने पार्लियामेंट में उठाई। 2014 के अंदर उत्तर प्रदेश में आपको एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी। मैं चुनाव लड़ रहा था, अखिलेश जी में मेरे साथ थे हेलीकॉप्टर में। मैंने उनसे कहा कि आप ये डिक्लेयर करके जाइए मुरादाबाद में कि जो कोर्स पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अखिलेश जी ने मुरादाबाद में इसको डिक्लेयर करा और बाद में लागू कर दिया। मैं जानता हूं कि आप मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ते हैं, आप सर्जरी भी पढ़ते हैं, आप फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन तो इतना अच्छा है कि आप तो सब काम कर सकते हो। आज के दौर में इंसान बहुत जल्दी रिलीफ चाहता है, तो लोग बाग उसके लिए एलोपैथी का सहारा लें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के रिलीफ है
वो अगर आपकी हर्बल मेडिसिन से या यूनानी मेडिसिन से होने लगे तो सारे इंसान, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी इंसानों की यूनानी मेडिसिन की तरफ आ जाएगी, वो इसी को इस्तेमाल करें। ये जरूरी है कि आप मॉडर्न मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया और मैंने उनसे कहा कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको आपने माइनर सर्जरीज की और कुछ मेजर सर्जरीज की इजाजत दी है, लेकिन आपने बीयूएमएस वालों को क्यों नहीं दी, यूनानी मेडिसिन वालों को क्यों नहीं दी? मंत्री जी थोड़ा बुरा मान गए। उन्होंने बाद में पार्लियामेंट में तो यही कहा कि नहीं हम सबको देंगे और हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में फैले, क्या क्या हो। बाद में मैं उनके पास गया पार्लियामेंट में, तो मुझसे बोले कि हसन साहब मैंने जानबूझ के आपकी बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्यों नहीं दिया? तो कहने लगे सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, इसलिए पार्लियामेंट में मैं कह नहीं सकता था। लेकिन इस कोर्ट केस के बाद हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर्स को भी इस बात की इजाजत दे देंगे। तो साथियों, ये तमाम चीजें और यूनानी मेडिसिन की अहमियत एक एलोपैथिक डॉक्टर अच्छी तरह जानता है। ये हकीकत है, अभी आप लोगों से कई लोगों ने इस बात को कहा, कहीं ना कहीं इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए आपको। आप तो दो पैथी के मालिक हैं, कहीं किसी से कमतर नहीं है। ऐसे ऐसे हकीम भी हैं आज जिनके यहाँ नंबर लगाने के लिए 3-3 दिन के बाद का नंबर मिलता है। ऐसे हकीम भी हैं। क्यों नहीं आप सब हो सकते? तो मेरा तो कहने का मकसद यह है कि आप इंसानियत की खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं, करते रहिए। इस पैथी को बढ़ना चाहिए और हालात से स्ट्रगल करना चाहिए। इससे स्ट्रगल करें आप। हम जो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए वो हम हर जगह करेंगे, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे फील्ड में हो। सब लोग जानते हैं, हमारे मुरादाबाद के बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, कि हमने हमेशा आपके हक की आवाज उठाई है, इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। और एक दिन आएगा कि आप सभी लोग फतेहयाब होंगे। पल्स की बात आई, मैं तो सिर्फ पल्स का रेट जानता हूँ, वॉल्यूम जानता हूँ, अरिथमिया तो नहीं है। लेकिन वो हकीम भी थे जो हाथ पल्स पे हाथ रख के बताते थे कि इनको ये मर्ज है। क्या ऐसा था? नहीं। आज कहाँ है वो हकीम? हम तो 100 इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उस जगह पे पहुंचते हैं, वो हाथ रख के बता रहे हैं। तो कितनी एडवांस पैथी थी उस जमाने में, आप सोचो। तो उसके लिए भी, और आज भी लोगों का ट्रेंड क्या है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस आज भी करता हूँ, मरीज आके कहता साहब आपने नर्स तो देखी नहीं, अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए नर्स भी देखनी पड़ती है। क्या करें? हालांकि हम तो कुछ भी नहीं जानते नर्स के बारे में। तो साथियों, अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और एकजुट होकर लड़िए। सबको साथ लेके चलिए, इंसानियत की खिदमत के लिए चलिए। जब आप इंसानियत की खिदमत करेंगे तो सारे इंसान आपके साथ होंगे और आप करते भी हो। सस्ते सस्ता इलाज, कम से कम आपकी फीस, हर वक्त अवेलेबिलिटी, कोई एरोगेंस नहीं किसी में। तो आपका काम बहुत बहुत अच्छा काम है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमें यूनानी मेडिसिन के साथ साथ ये मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम प्रैक्टिस करें तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा और आपकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ तक सरकारी लेवल पर मामला है, मुझसे और आपसे तो छुपा हुआ है नहीं। हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। जिस खिदमत को आप लोग कहेंगे पार्लियामेंट में भी उठाई जाएगी। हमने आपको आयुष मंत्री से मिलवाने की बात की जाएगी। आपने जो शाह साहब, आप लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया था वो हमने प्राइम मिनिस्टर तक को भिजवा दिया था, उनके ऑफिस में जाके दिया। उम्मीद है उस पर वो लोग गौर करेंगे और आपकी पैथी को भी आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि आयुर्वेदिक को वो लोग पढ़ा रहे हैं। मैं इसी के साथ एक बार खास तौर से शान साहब का और तमाम ही लोगों का और
ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये पहल करी और एक कामयाब इजलास आपने यहाँ पे मुनाकिद किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सबको कामयाबी और कामयाबी मिलती रहेगी। हम सभी ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स, रिसेप्शन कमेटी मेंबर्स और यहाँ मौजूदा हजरात आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया और आज कोई प्रोग्राम न होते हुए भी स्पेशली मुरादाबाद से यहाँ दिल्ली तशरीफ लाए। एक बार ज़बरदस्त तालियां का स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक हमने नया मेमोरेंडम तैयार किया है, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स हैं वो प्लीज़ आए और इस मेमोरेंडम को दें। सर पानी ले लीजिए सर, पीछे पानी चाहिए। पानी चाहिए सर। मनीष जी, आगे आगे से मनीष जी, आगे से आगे मनीष सर, घुमाते हो बार बार। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर शाहीन साहब और डॉक्टर अमीरुद्दीन साहब से कि वो डाइस पर आएँ और डॉक्टर आरिफ साहब को मेमोरेंडम पेश करें। डॉक्टर आरिफ साहब हेल्प करें प्लीज। डॉक्टर अमीरुद्दीन साहब प्लीज। अब मैं बुलंदशहर बुगरासी से आए हुए डॉक्टर इदरीस कुरैशी साहब, डॉक्टर गुलेश साहब और डॉक्टर सुरेश डालवे साहब जो इंदौर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर सुरेश डालवे साहब तो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हकीम हारिस महमूद साहब को मेमोरेंडम पेश करें। डॉक्टर सुरेश डालवे साहब BMS हैं और बेहतरीन यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं। हकीम हारिस महमूद साहब, हकीम हारिस महमूद, नौशाद है क्या? नौशाद प्लीज, नौशाद साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज यहाँ स्टेज पर आए। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर शहाब आलम कुरैशी, डॉक्टर शबाब आलम कुरैशी साहब, डॉक्टर फिरोज, डॉक्टर इम्तियाज साहब, आज उड़मा के इस प्रोग्राम में पूरी जान लगाने देने वाले मोहम्मद नौशाद साहब और या हरबल्स वाले, इनको मेमोरेंडम देकर
नौशाद सर प्लीज, डायस्पोरा प्लीज। मैं गुजारिश करूंगा हाजी बशीर अहमद साहब, हाफिज रिजवान गुलजार साहब और डॉक्टर हाजी उस्मान साहब से कि वो डायस पर तशरीफ लाएं और एचआर खान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को मेमोरेंडम पेश करें प्लीज। डॉक्टर हाजी उस्मान साहब। डॉक्टर हाजी उस्मान साहब। डॉक्टर शाहिद साहब हेल्प करें प्लीज। डॉक्टर तस्मिया, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर जबरीन, डॉक्टर उस्मा परवीन प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर उस्मा परवीन हमारी विमेंस विंग की चेयरमैन है और इस इवेंट में ना बेइंतहा मेहनत की है, सारा रजिस्ट्रेशन काम संभाला है। डॉक्टर उस्मा परवीन साहब, आप डॉक्टर उस्मा बानो, प्रोफेसर उस्मा बानो को मेमोरेंडम पेश करेंगे प्लीज। डॉक्टर फिरोज साहब और डॉक्टर नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर मुई साहब को मेमोरेंडम पेश करें प्लीज। यहाँ पे आओ। अब मैं गुजारिश करूंगा आज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एसटीएन साहब से कि इस इवेंट को करने में हमारी कमेटी ने बड़ी मेहनत की है, उनके मेंबर्स को आप अपने मुबारक हाथों से मेमोरेंडम पेश करेंगे। डॉक्टर रिजवान साहब तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो रिसीव करें। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि वो आए अपना मोमेंटो रिसीव करें। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब। डॉक्टर नासिर साहब तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो रिसीव करें। डॉक्टर नासिर साहब, मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर नासिर साहब। डॉक्टर फिरोज अख्तर सुहान साहब तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो रिसीव करें। डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी साहब। डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी साहब तशरीफ लाएं।
बहुत मेहनत की है डॉक्टर शाहिदीन साहब ने और फरोज अख्तर चौहान साहब ने। डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर इदरीस साहब, डॉक्टर शवाब आलम साहब, डॉक्टर शवाब आलम साहब तशरीफ लाएं। डॉक्टर आरिफ रहमान साहब का मोमेंटो पेश करें। डॉक्टर इम्तियाज साहब का मोमेंटो पेश करें। डॉक्टर गुलवेज साहब का मोमेंटो पेश करें। इस फोरम को जमीन पर लाने वाले और 2 महीने से 3 लाख मेहनत करने वाले कन्वीनर डॉक्टर शान साहब आपसे भी हमदर्द से के लिए मोमेंटो पेश करने की दरख्वास्त करता हूं। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि डायस पर तशरीफ ले आए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर डायस पर तशरीफ लेकर के आए और हमारे मेहमान डॉक्टर एस.टी. हसन साहब को मोमेंटो पेश करें। डॉक्टर आदिल प्रैक्टिकल बात करनी चाह रही थी यहाँ पर सभी डॉक्टर से। एक्चुअली क्या होता है कि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम्स हम लोग को फील आ रही है, अभी सर ने भी कहा जो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, कि हम लोग को बेसिक अपना फोकस क्या करना है, नब्स के ऊपर करना है। हम लोग को जब डायग्नोसिस करेंगे तो उससे इंशाल्लाह हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नब्स के नाम से लोगों के दिमाग में आ जाता है कि नब्स हमें तो समझ में नहीं आती, नब्स बहुत बड़ी टर्म है। तो नब्स की अगर हम स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में पेशेंट का सिर्फ 2 तरह से नब्स को कर ले, कि हार्ड पल्स है या बारीक पल्स है। जितने भी पेशेंट हमारे आ रहे हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि हार्ड पल्स, बारीक पल्स। जब हम इस तरह से कम 1000 पेशेंट्स जब देख चुकेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं कि हार्ड पल्स में भी किस तरह की हार्ड पल्स है, हार याबिस पल्स है या हार रतब पल्स है, दमवी पल्स है, सफरावी पल्स है। एक चीज़ पल्स हुई। नेक्स्ट आता है कि पल्स के साथ हम किस तरह से कोरिलेट करेंगे हमारे पेशेंट का मिजाज हमें समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हिस्ट्री टेकिंग पे आता है कि पल्स के साथ साथ थोड़ा सा हिस्ट्री टेकिंग पे अगर हम लोग ध्यान दें
हिस्ट्री टेकिंग से क्या पता चल जाएगा कि पेशेंट सफरावी अगर है, हार मिजाज पेशेंट लग रहा है तो उसमें हम बारीक मिजाज की मेडिसिन चलाएं। इसी तरह अगर बारीक मिजाज का पेशेंट है तो उसमें हम हार मिजाज की मेडिसिन चलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सफरावी मर्ज जितने भी माइग्रेन में अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। सीवियर ब्लीडिंग 45 डेज से ब्लीडिंग करके पेशेंट एलोपैथ का हर एक ट्रीटमेंट लेके तब आई है। उसके बाद यूनानी मेडिसिन उसको चलाई सिर्फ बारीक दियाबिस कॉन्सेप्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिले मुझे माशाल्लाह से। तो मैं आप सभी ही लोगों से ये कहूँगी कि थोड़ा सा नफ्स के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग की जो असल पहचान होगी वो यूनानी से ही है। मॉडर्न प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, कोई भी उठा के 5 ड्रग याद करे वो मॉडर्न प्रैक्टिस स्टार्ट करे, लेकिन जो हम लोग BMS वाले हैं हमारा बेस जो है वो यूनानी है बेसिकली। तो हम लोग को मेन फोकस अपना प्रैक्टिस पर और नफ्स के डायग्नोसिस पे करना है इंशाल्लाह। थैंक यू। जोरदार तालियां डॉक्टर उस्मा की खिदमत के लिए। डॉक्टर आरिफ रहमान साहब इनका बुके देकर इस्तेमाल कीजिए प्लीज। और इंडिया यूनाइटेड तिब्बी कांग्रेस के आप महाराष्ट्र कन्वीनर हैं, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इनकी पूरी टीम आई है महाराष्ट्र से। एक तो ये चूंकि आने में कुछ देर हुई है, फिर यहाँ थोड़ा सा ये मसरूफ हो सके, मुलाकात हो सकी, तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने 2 लफ्ज़ हमारे लिए प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन बनाने का जो मकसद है ये बखूबी आप सभी लोग जानते हैं, और आज हम जो जमा हुए हैं उसी मकसद को लेकर जमा हुए हैं। दरअसल डॉक्टर शान साहब ने मौका दिया है तो मैं 2 अल्फाज कहना चाहूँगा। असल मकसद जो है इस तंजीम के बनाने का वो ये है कि आज आयुष के नाम से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को साइडलाइन किया गया है। आज गवर्नमेंट की नज़र में आयुष का मतलब सिर्फ आयुर्वेदा है। यूनानी मेडिसिन को हर जगह नज़रअंदाज किया जाता है या उस नाम को सर्व कर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आज या चंद महीनों या चंद सालों में ये हुआ है। अगर आप पिछला कुछ साल का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि लगभग जब से नई सरकार आई है, ख़ास तौर से जो कानूनी तौर से अमेंडमेंट्स हुए हैं, दरअसल अगर किसी को घेरना है, किसी को तकलीफ़ देना है तो उसे कानूनी तौर से घेरा जाता है। इंडिया के अंदर यूनानी या कोई भी जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनको जो प्रिविलेजेस या उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर उसको दूर करना है तो जो एक्ट का सहारा लिया जाता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945। ये वो एक्ट है जिसका बहाना लेकर आज हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे यूनानी प्रैक्टिशनर्स को साइड किया अपने चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ओडमा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अपनी टीम के सभी मेंबर्स का, खास तौर से मुरादाबाद के लोगों का कि उन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने में बेइंतहा मेहनत की। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए खुर्जा वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम जो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर भी हैं, मुफ्ती मुमताज़ अली कासमी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आएँ और हमें दुआओं से नवाजें। माशाल्लाह जिन हजरात ने इस प्रोग्राम को किया, ख़ास उसमें हमारे डॉक्टर शान मोहम्मद साहब हो या इनके साथ में जिनके रुफ़ाक़ा, वो सब काबिल तारीफ़ है। कौम के लिए काम करना ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो दुनिया करती है, अपने लिए हर एक आदमी करता है, अपनी सुबह अपनी शाम हर एक जानता है मनाना,
लेकिन दूसरों के लिए कोई काम करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि अपने लिए तो हर एक आदमी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात है। मिजाज आप देखें, कितने लोग हैं कि जो अपने काम को आगे पीछे कर देते हैं दूसरों की खातिर। जैसे मिसाल के तौर पर हम सफ़र में जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग मिलेंगे आपको कि गाड़ी को ड्राइवर से कहेंगे ज़रा हल्का से ब्रेक लो, देखें ज़रा क्या हुआ है, किसका एक्सीडेंट है, और फिर गाड़ी चलवा देंगे। बाद लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि देखें कितने मरे कितने जिंदा हैं, और फिर चला देंगे गाड़ी। लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी को साइड में लगवाएंगे, उतरेंगे और उन जख्मियों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, उनके घर वालों से कांटेक्ट करके उन तक इत्तला देंगे। इसके अंदर चाहे उनको कितनी ताखीर हो जाए, उनका सफ़र चाहे मौकूफ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस काम को अंजाम देंगे। ये जो चीज़ है कि दूसरों की खातिर अपने सफ़र को मौकूफ़ कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वरना हर एक आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं होता कि हर एक आदमी कर ले, लेकिन अल्लाह जिसको कबूल कर ले। ऐसे ही आप हजरात अपनी क्लिनिक को छोड़ के, अपने हॉस्पिटल्स को छोड़ करके, अपने कारोबार को छोड़ करके यहाँ जमा हुए सिर्फ इसलिए कि जो यूनानी हमारी दवाएं हैं इनके अंदर इनको फरोग मिले, इनके अंदर जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो, इसको तरक्की मिले। जरूरी कि आपको इसका नफा पहुंच जाए पूरा, लेकिन आने वाली नस्लों को इसका फायदा पहुंचेगा। अब देखना यह है कि शरीयत क्या चाहती है, अल्लाह क्या चाहता है। हम अपनी इनफरादी जिंदगी जिए, अपना खाना अपना कमाना, या औरों के लिए भी जिए। तो मैं आमतौर पर एक दो मिसाल देता हूँ, छोटी छोटी सी बस। आप देखिए, अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमार हो जाए और हम उसकी जाके सुबह को खैरियत मालूम कर लें, शाम को जाके खैरियत मालूम कर लें शाम में, तो शरीयत क्या कहती है कि जो सुबह को गया खैरियत मालूम करने, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और जिसने शाम को जरा खैरियत मालूम कर ली किसी की, हालांकि उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, रक्शे के पैसे भी खर्च नहीं हुए, सिर्फ पैदल जाके हमने किसी की खैरियत मालूम कर ली, भाई यार साहब खैरियत से हैं, भाई साहब खैरियत से हैं आप, हाँ अल्लाह का शुक्र, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अल्लाह का ठीक, अच्छा माशा अल्लाह आपको और सेहत दे, बस इतना खरा से मालूम कर ली। अगर शाम को मालूम कर ली, सुबह तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते। किसी आदमी को गम पहुंच गया, सदमा पहुंच गया, आपने जाकर के उसको थोड़ी सी 2-4 बातें ऐसी कह दी जिसके उसको जरा उसके गम में तख़फ़ीफ़ हो जाए, कमी आ जाए, बस उसको तो जो अजर गम पहुंचने और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद में मिल रहा है, वो अजर अल्लाह ताला आपको भी देगा, जरा सी उसको तसल्ली देने की बुनियाद पर। ये बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है कि जो कौम के लिए कुछ काम करता है। आप सब काबिल तारीफ हैं, काबिल मदा हैं कि, और आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि आप हजरात अपनी मशगूलियात में से अपना वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ लाए। अब हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, लेकिन अल्लाह की मदद अगर हमारे साथ शामिल ना हो तो हमारी मेहनत मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकती। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर 4 चांद लगें, अल्लाह की मदद को अपने साथ शामिल करें। इसलिए अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे बस की जितना अब तक कर सकते हैं, बाकी होगा सब कुछ तेरे करने से ही, अल्लाह से मांगे बस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा, ईमान की हलावत नसीब फरमा, ईमान की लज़्ज़त नसीब फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह अब तक हमने जितने गुनाह किए हैं, ए अल्लाह तू सब जानता है। ए अल्लाह हमारे एक एक गुनाह को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जानबूझ के क्यों है या भूल कर, खुल्लम खुल्ला किए छुप कर, ए अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। और आइंदा की ज़िंदगी को हमारी ए अल्लाह गुनाहों से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ये जो प्रोग्राम हुआ है, ए अल्लाह इस प्रोग्राम के करने वालों को कबूल फरमा ले, इस प्रोग्राम के करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमा दे।
इस प्रोग्राम के अंदर जिसने जितनी मेहनत की है, ए अल्लाह उसको उसका बेहतरीन बदला इनायत फरमा दे। ए अल्लाह ये कौम की खातिर सब जमा हुए हैं, ए अल्लाह इनके मकासद के अंदर ए अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमा दे। जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं ए अल्लाह तो हर एक ए अल्लाह तुझे मालूम है, ए अल्लाह इनके इस मकसद के अंदर इनको भरपूर कामयाबी अता फरमा, इनकी हर तरह से मदद फरमा और हर तरफ से मदद फरमा। ए अल्लाह जितना मजमा ये मौजूद है तुझे खूब मालूम है कि इसको क्या क्या परेशानी है, अपने फजल व करम से सबकी सारी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी बेचैनियों को दूर फरमा। ए अल्लाह तू जानता है किसको किस चीज की जरूरत है, अपने फजल व करम से सबकी सारी जरूरतें पूरी फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों के अंदर वुसअत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। ए अल्लाह कितने हम में से मरीज हैं, कितने हमारे घर के अफराद बीमार हैं, ए अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं किसके दिल में क्या क्या तमन्ना है, अपने फजलो करम से सबकी सारी तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपनी रजा नसीब फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा, उनकी शफाअत का मुस्तहिक बना, उनके दस्ते मुबारक से जामे कौसर का पीना मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह जहन्नम से छुटकारा अता फरमा, जहन्नम से निजात अता फरमा और जन्नत के अंदर दाखिला मुकद्दर फरमा। जो मांगा है वो भी मरहमत फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी मरहमत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। सारे तो बैठे हैं सर मोबाइल सर थैंक यू सर। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय